हेलो दोस्तों, कहानियों के इस चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। कल रात ही मैं 15 दिन बाद घर लौटी थी। आज तो थोड़ा ज़्यादा आराम फरमाने का मन था क्योंकि लंबी यात्रा के बाद शरीर में काफ़ी थकावट महसूस हो रही थी। सोचा था कि आज देर से उठूंगी, लेकिन कहते हैं ना, अपने शरीर में जो एक घड़ी चलती है वह एक ही समय पर सुबह आंखें खोल देती है। घड़ी में देखा तो सुबह के 7 बजे थे। फिर भी सोचा 1 घंटा और सो लूं और कंबल सिर पर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। इतने सुबह कौन आ गया, ये बड़बड़ाते हुए मैंने दरवाज़ा खोला। आंटी जी, कचरा दे दो। दरवाजे पर नैना बाई खड़ी थी। हाँ, वह नैना बाई ही थी, लेकिन उसका ऐसा बदला हुआ रूप देखकर मैं अचंभित थी। जब से मैं इस घर में रहने के लिए आई थी तब से मैं नैना बाई को जानती थी। वह इतने सुबह भी हमेशा अच्छे से तैयार होकर, मैचिंग बिंदी लगाकर और बालों में गजरा लगाकर आती थी। शायद ही ऐसा कोई दिन गया होगा जब उसने गजरा ना लगाया हो। और फिर आज तो ना ही माथे पर बिंदी और ना ही गजरा। इन 15 दिनों में ऐसा क्या हो गया? सुबह उससे पूछने का सही समय नहीं लगा, इसलिए उसे बता दिया कि कल रात ही आई हूँ तो कचरा नहीं है। फिर कमरे में आकर लेट गई, लेकिन अब नींद कहाँ आने वाली थी, वह तो नैना ले गई थी। घड़ी की ओर देखा, 8 बज गए थे। फिर उठकर नित्य के काम में लग गई। 15 दिन बंद रहने के बावजूद घर ने स्वच्छता की मांग मेरे समक्ष रख दी थी। फ़ोन लगाकर माला दीदी को काम पर बुला लिया। नैना बाई का आज का रूप कोई दूसरा विचार मन में आने ही नहीं दे रहा था। नैना में एक अनुपम आकर्षण था। सांवली थी, लेकिन जिंदगी के सारे रंगों से भरपूर थी। वह हिरनी जैसी आंखों के कारण ही शायद उसका नाम नैना रखा होगा। वह अपने लंबे घने बालों की चोटी में हमेशा गजरा लगाती थी, जो उसको और मोहक बना देता था। 5 साल पहले ही उसका ब्याह हुआ था और तब से वह और सज धज के मांग में सिंदूर, हाथ में लाल चूड़ियाँ खनकाते आने लगी थी। बिल्डिंग की महिलाएं जब शाम को एकत्रित होती थीं तो कई बार नैना बाई का विषय निकलता था। मिसेस माथुर कहती, इस नैना बाई को सुबह सुबह इतना तैयार होने को बड़ा समय मिल जाता है। हाँ, और रोज़ गजरा खरीदने को इसके पास पैसे होते हैं। मिसेज गुप्ता उनके बात को आगे बढ़ाती। हाँ, और मैचिंग बिंदी, तीसरी महिला बोल पड़ती। पता नहीं इन सबको क्या समस्या थी, शायद इसीलिए कचरा देने के लिए कभी अपने पतियों को नहीं भेजती थी। इन सब की बातें सुनकर मैं हैरान हो जाती थी। मन में कई बार आता था इनसे सवाल करूं कि क्या इनकी बहुएं ऑफिस जाते वक्त तैयार होकर नहीं जाती। अब नैना भी तो नौकरी करने ही आती है, तो वह सज धज के क्यों ना आए? उसको अगर सजने संवरने का शौक है तो वह क्यों अपनी इच्छा मारे? लेकिन आज उसको देखकर लगा शायद किसी की नज़र लग गई बेचारी को। थोड़ी ही देर में माला दीदी घर में दाखिल हुईं। उसके पैर में तो जैसे पहिए लगे थे और मुंह में टेप। जैसे ही आती उसकी बकबक शुरू और फुर्ती से काम भी निपटाती थी। सारे बिल्डिंग की जैसी खबरी थी। आज तो मैं उससे पूरे 15 दिन के बाद मिली थी, तो उसके पास सुनाने के लिए ढेर सारी बातें थी। मैं तो उसके बातों को कई बार अनसुना करती थी, लेकिन जैसे ही उसने नैना बाई का नाम लिया मेरा कौतूहल जागा। वह बता रही थी, दीदी आपको पता है वह कचरा लेने आती है ना नैना, उसका पति आप गए उसके दूसरे दिन ही एक्सीडेंट में मर गया। बहुत बुरा हुआ दीदी, उसकी 1-2 साल की बेटी भी है और उसकी भी क्या उम्र है अभी। मैं यह सुनकर स्तब्ध थी और मेरी आंखों के सामने नैना का हंसमुख चेहरा घूमने लगा। नैना बाई का पति एक्सीडेंट में मारा गया था। उस पर मानो पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन अपनी 2 साल की बच्ची की ओर देखकर उसने अपने आप को संभाल लिया। 13 दिन तक सब विधिवत संस्कार पूरे करके वह काम पर आ गई थी। किसी के जाने से क्या जिंदगी रुक जाती है भला? द शो मस्ट गो ऑन, यही सच है। इतनी सजने संवरने वाली नैना बाई को ऐसा देखकर अब महिलाएं कहती हैं, बेचारी को कितना शौक था सजने संवरने का, अब कैसे आती है देखो ना। मतलब तब उसके सजने संवरने से दिक्कत होती थी और अब वह ऐसे आती है, उसमें भी इनको टिप्पणी करना है। पुराने ज़माने में स्त्री विधवा होते ही उसका मुंडन करवा दिया जाता था और उसे सफ़ेद साड़ी पहनकर घर में ही रहना पड़ता था। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि पुरुष की नज़र उन पर ना पड़े। समय बदलता गया, स्त्री पढ़ लिख कर नौकरी के लिए बाहर जाने लगी। उसे विधवा होने पर भी घर के बाहर निकलने की इजाज़त मिल गई, क्योंकि घर वालों को उसका पैसा प्रिय था। लेकिन फिर भी समाज का एक वर्ग आज भी ऐसा है जो यह समझता है कि विधवा को सजना संवरना मना है। लोग क्या कहेंगे, इस डर से बेचारी सादगी भरा जीवन जीती है। फ़र्क आया है तो सिर्फ उच्च शिक्षित
बुद्धिजीवी लोगों में। अब नैना को कभी इच्छा हुई तो भी वह गजरा नहीं लगाएगी, क्योंकि उसको परिवार का, समाज का भय है कि लोग क्या कहेंगे। लोग उसे बेचारी औरत ही समझते थे। अगर स्त्री स्वयं में संपूर्ण है, सबल है, सार्थक है, तो उसे किसी प्रकार की दया की भीख की आकांक्षा नहीं होती। समयानुसार हमारी सामाजिक मान्यताएं भी बदलनी चाहिए। अब कभी कभी वह अपनी छोटी बेटी को भी साथ लाती थी। उसकी बेटी अनोखी भी बड़ी प्यारी थी। अपनी माँ का पल्लू पकड़कर वह सबके दरवाज़ों पर जाती थी। एक दिन मैंने नैना से पूछा, अनोखी कितने साल की है? उसे स्कूल में कब डालोगी? नैना की आंखें भर आईं। उसने बताया, दीदी डालना तो है स्कूल में, मगर अब देखती हूँ जहाँ फीस कम होगी। मैंने उसको समझाया कि RTE शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत उसकी बेटी भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकती है, और वह भी मुफ्त में। यह सुनकर उसकी डबडबाती आंखें भी मुस्कुरा दीं। मैंने उसे अनोखी का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड लाने को बोला। दूसरे ही दिन वह सब कागजात लेकर आ गई। मैंने उसकी बेटी का RT का फॉर्म ऑनलाइन भर दिया। 1 महीने के बाद दोपहर को नैना दरवाजे पर मिठाई का डब्बा लेकर खड़ी थी। उसकी बेटी का दाखिला हमारे इलाके के बड़े कॉन्वेंट स्कूल में हो गया था। वह बहुत खुश थी। मैंने उसको कुछ पैसे देकर कहा, अपनी बेटी के लिए अच्छा यूनिफॉर्म, जूते, किताबें खरीद लेना। दीदी, आपके उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। कहते हुए उसने मेरे पैर छू लिए। अनोखी अब स्कूल जाने लगी। नैना अपना काम संभाल कर उसको स्कूल पहुंचाती, फिर दोपहर में लेने भी जाती थी। हमारे बिल्डिंग के कई बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। जब बिल्डिंग की महिलाओं को ये बात पता चली तो फिर गपशप शुरू हुई। देखो तो नैना की बेटी का नसीब, हमारे बच्चों के साथ पढ़ रही है। सभी को शिक्षा का समान अधिकार तो सरकार ने दिया है, लेकिन अगर स्कूल में बच्चों के साथ असमानता का व्यवहार हो, जिसका उनके कोमल मन पर असर होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नैना को अभी ज़िंदगी में और इम्तिहान पास करने थे, जिसके लिए वो अपने आप को सक्षम बनाने में लगी थी। नैना की बेटी अनोखी का एडमिशन RT के अंतर्गत बड़े कॉन्वेंट स्कूल में हो गया था। अनोखी को जब वह रोज़ स्कूल के गेट पर छोड़ने आती तो उसका मन गर्वित हो जाता। सोचती, काश उसके पिता भी यह देखने के लिए होते। उसने खुद गाँव के एक सरकारी स्कूल में 8वीं तक पढ़ाई की थी, वो भी मराठी में। तब गाँव में 8वीं कक्षा तक पढ़ाई बिना फीस के हो जाती थी। 8वीं के बाद लड़कियों को पढ़ाना मतलब घर वालों को पैसे बर्बाद करना लगता था, क्योंकि पता था लड़की शादी करके दूसरे घर जाएगी। अनोखी के स्कूल से आए दिन कुछ डायरी में अंग्रेजी में लिखकर आता था। नैना को फिर किसी न किसी से पढ़वाकर समझना पड़ता था। उसे यह बात का बहुत गिला रहता था कि छोटी छोटी बातों को भी उसे किसी को पूछना पड़ता था। एक दिन उसने मेरे से हिचकिचाते हुए पूछा, दीदी एक बात पूछनी थी, आप बच्चों की ट्यूशन लेते हो तो क्या मुझे भी अंग्रेजी पढ़ा दोगे? उसकी यह इच्छा सुनकर मैं हैरान और खुश दोनों थी, लेकिन मैं उसे बाकी बच्चों के साथ नहीं बुलाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको दोपहर का समय दे दिया। वह बिना छुट्टी किए रोज़ दोपहर में आने लगी। कचरा ले जाने वाली महिला को घर पर मैं ट्यूशन पढ़ाने लगी तो बिल्डिंग में कई लोगों के लिए यह न पचने वाली बात थी, लेकिन मेरे से कोई सीधा आकर पूछने की हिम्मत नहीं रखता था, क्योंकि बिल्डिंग के अनेक बच्चे मेरे यहाँ अलग अलग समय पर पढ़ने आते थे। नैना का दिमाग तेज था, वह बहुत जल्दी ही सीखती जा रही थी। वह मेरे से अच्छी घुल मिल गई थी। कभी कभी बच्ची की नादानियाँ, जिद मुझको बताती। उसकी बेटी दूसरे बच्चों का देखकर कभी महंगे कंपास तो कभी कोई दूसरी चीज़ों की जिद करती। नैना जैसे तैसे उसकी हर ख्वाहिश पूरे करने में अपनी जान लगा देती। उसका कचरा उठाने का काम दोपहर तक हो जाता था। उसके बाद उसने शाम के समय एक दुकान पर भी काम ले लिया था। उस दुकान का मालिक अमर सेठ भला आदमी था, ऐसा वह बताती थी। उसकी दुकान से बच्ची के लिए बिस्कुट और वेफर्स के पैकेट मुफ्त दे देता था। नैना अनोखी को अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रही थी। मुझे याद है अनोखी के जन्म दिवस पर उसने कक्षा के सब बच्चों के लिए टॉफ़ी के साथ रंगीन पेंसिल के पैकेट भी भेजे थे। अपनी बच्ची की खुशी उसके लिए सर्वोपरि थी। वक्त बीतते समय नहीं लगता। अनोखी अब कक्षा 5वीं में पहुंच गई थी। वह भी अब दूसरे बच्चों के साथ मेरे यहाँ पढ़ने आने लगी। वह पढ़ने में होशियार थी और मिलनसार भी, इसलिए उसके बहुत दोस्त थे। स्कूल में वह सब गतिविधियों में भाग लेती थी। रोज स्कूल में क्या हुआ ये मुझे आकर बताती थी। ऐसी बालिका से किसको प्यार नहीं होगा। आज सुबह जब बेल बजी तो कचरा लेने के लिए नैना की जगह कोई और महिला आई थी। मैंने उससे पूछ ही लिया, नैना छुट्टी पर है क्या? हाँ दीदी, उसकी बेटी कल स्कूल में चढ़ाव से गिर गई, अस्पताल में भर्ती है। कौन से अस्पताल में? अपोलो अस्पताल में दीदी। मैंने जैसे तैसे अपना काम निपटाया और अस्पताल पहुंची। अस्पताल में पूछताछ करके मैं जनरल वार्ड में पहुंची। मुझे देखकर नैना तो रोने लगी। दीदी देखो ना क्या हो गया, पैर में 2-3 जगह फ्रैक्चर है। डॉक्टर बोल रहे हैं रॉड डालना पड़ेगा। अनोखी चल तो पाएगी ना दीदी?
मैंने उसे ढांढस बताते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, अभी डॉक्टर से बात करते हैं। उससे मैंने पूछा कि पैसे की ज़रूरत है क्या, तो बोली नहीं दीदी, वो मेरे पास आयुष्मान कार्ड है ना, इसलिए इलाज तो फ्री में होगा और अमर सेठ ने भी मुझे एडवांस में कुछ रुपए दिए हैं। यह सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि सरकार ने गरीबों के लिए यह अच्छी सहूलियत दी है, लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। उसने बताया कि उसके पैर का ऑपरेशन होगा और फिर 5 महीने तक फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी। पूरा ठीक होने में कितने दिन लगेंगे, कहा नहीं जा सकता। मैं नन्ही अनोखी के सिर पर हाथ फेरकर अस्पताल से बाहर निकली। रास्ते में यही सोच रही थी कि भगवान अभी नैना की कितनी परीक्षा लेगा। अस्पताल से अनोखी के डिस्चार्ज पेपर नैना को देते हुए डॉक्टर ने कहा, अब अनोखी को आप घर ले जा सकते हो, लेकिन आप इसकी फिजियोथेरेपी करवाएंगे तो ही यह जल्द से चल पाएगी। नैना ने डॉक्टर से फिजियोथेरेपिस्ट का फ़ोन नंबर ले लिया। अनोखी को लेकर वह रिक्शा से घर पहुंची। नैना को सरकारी बीमा से ऑपरेशन और दवाई के पैसे तो नहीं लगे थे, लेकिन फिजियोथेरेपी के लिए उसे पैसा जुटाना था। उसने पता कर लिया था कि महीने में 8,000 तक की फीस लगेगी। वह मेरे पास आकर बोली, दीदी आप सोसाइटी वालों से बात करके मुझे एडवांस रुपए दिलवा दो, अनोखी का साल नहीं बिगड़ना चाहिए। मैंने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं बात करती हूँ। दूसरे ही दिन मैंने उससे पैसे दिलवा दिए थे। उसने अनोखी की फिजियोथेरेपी शुरू कर दी थी। रोज़ शाम को वह उसे सेंटर पर लेकर जाती। अनोखी की इच्छा शक्ति के कारण वह 5 महीने में ही अपने पैरों पर खड़ी हो गई, लेकिन चलने के लिए अभी उसे वॉकर का सहारा लेना पड़ता था। वह बहुत समझदार थी, अपने सहेलियों से नोटबुक मंगवाकर घर में ही पढ़ाई कर रही थी और इसी कारण उसका 1 साल बर्बाद नहीं हुआ। उसने वार्षिक परीक्षा भी दी और फर्स्ट डिवीज़न में पास भी हुई। स्कूल की शिक्षिकाएं उसकी तारीफ करते नहीं थकती थीं। नैना को अपनी बेटी पर गर्व था। एक एक करके वर्ष रेल के डिब्बों की तरह आगे बढ़ रहे थे। नैना की जिंदगी अब सही पटरी पर चल रही थी। अनोखी भी बड़ी हो गई थी, इस वजह से अब महंगी चीज़ों की जिद नहीं करती थी। वह अपनी माँ की तरह मेहनती थी। छोटी कक्षा के 2-3 बच्चों को शाम को पढ़ाती थी, जिससे उसका कॉपी किताब का खर्च खुद उठा लेती थी। परिस्थिति को देखकर मध्यम वर्ग के बच्चे जल्दी ही समझदार हो जाते हैं। नैना मेरे यहाँ फिर से पढ़ने आने लगी थी। उसने अपनी बेटी के साथ ही 10वीं की परीक्षा प्राइवेट देने की इच्छा जाहिर की। उसकी महत्वाकांक्षा को देखते हुए मैंने उसे अलग से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई, प्राइवेट फॉर्म भरवाया। अनोखी भी अपनी माँ की भरपूर मदद कर रही थी। दोनों माँ बेटी ने एक साथ 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी। नैना ने अपनी मेहनत और जिद से परीक्षा पास कर ली थी। ताना मारने वाले लोगों के सामने उसने एक मिसाल पेश की थी। एक दिन रात को नैना को अपने पति की बहुत याद आ रही थी। उसने पुराना शादी का एल्बम निकाला और फोटो देखकर यादों में खो गई। अनोखी पास ही बैठकर पढ़ाई कर रही थी। माँ को खोया देखकर चुपचाप पीछे से जाकर गले में हाथ डालते हुए बोली, माँ तुम कितनी सुंदर लग रही हो फोटो में, बालों में गजरा, आंखों में काजल, अब क्यों नहीं तैयार होती ऐसी? बेटा तुम नहीं समझोगी, अभी छोटी हो। मैं किसके लिए तैयार हूँ? माँ किसी के लिए क्यों, अपने खुद के लिए तैयार हुआ करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। और हाँ, अब मैं छोटी नहीं हूँ और फिर अपनी बिरादरी के लोग क्या कहेंगे? नैना के मन में दबी बात उसके मुंह से निकल गई। माँ कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। छोड़ो इन सब बातों को, अपनी ज़िंदगी जियो। दूसरे दिन सुबह अनोखी मोगरे का गजरा लेकर आई और माँ के बालों में लगाते हुए बोली, माँ स्माइल प्लीज़। अपनी माँ के साथ सेल्फी निकाल कर उसने मुझे भेजी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये आज की कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।